जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हमने रिमझिम वन कक्षा 1 की पूरी किताब की समरी डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम कक्षा 2 की जितने भी पाठ यहाँ पे दिए गए हैं सारे पाठ की समरी आपको एक वीडियो में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो केवीएस के पेपर हो रहे हैं प्राइमरी टीचर की, उसमें सभी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के अंदर के जो पात्र हैं उनके उनके भी नाम पूछे जा रहे हैं, और इसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनके भी नाम पूछे जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें पाठ की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 से लेकर यहाँ पे 15 पाठ दिए गए हैं। इनमें हम सभी आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो पहला पाठ है वो है ऊंट चला। तो दोस्तों, जो ऊंट चला है इसके रचनाकार हैं प्रयाग शुक्ल। ये भी पूछा जा रहा है आजकल। प्रयाग शुक्ल है। हम चलिए चलते हैं ऊंट चला पे। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई, ऊंट चला। कैसे चला? हिलता डुलता। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला। ऊंट चला भाई, ऊंट चला। यहाँ पे झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंच ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। जल्दी जल्दी बोलकर देखो। आगे यहाँ पे ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। यानी इसे कहने का मतलब है कि ऊंट कहाँ पे चलते हैं, तो ऊंट रेगिस्तान में चलते हैं। बालू या रेत कहाँ पर मिलती है, तो रेगिस्तान में मिलती है। बस इतना सी है इस पाठ में। अब देखते हैं नेक्स्ट पाठ। नेक्स्ट है भालू ने खेली फुटबॉल। हरदर्शन सहगल की रचना है। बहुत छोटी छोटी यहाँ पे कहानियाँ, रचनाएं, कविताएं, यही सब यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट है, देखते हैं इसमें क्या है। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। यानी ये यहाँ पे जामुन के पेड़ है, ये इसी के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, हाँ फुटबॉल, सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। यानी दहाड़ के इस पे चढ़ गया और पकड़ ली डाल, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। यानी कि जब ये डाल टूटी तो बच्चे को पकड़ लिए। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। यानी कितनी बार उछाला? ये 12 बार। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आज की डेट में, यानी कि 24 फरवरी 2023 की डेट में पूछा गया है
KVS PRT में। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना, माली से कहने लगा। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया। 9 2 11 हो गया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। यहाँ पे बस इतनी ही कहानी थी। क्वेश्चन इसी से पूछा जा सकता है। माली ने क्या किया, शेर का बच्चा भाग गया है, हर जाना मांगा तो क्या हुआ, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसमें। अब क्वेश्चन भी यहाँ पे देखिए दे रहा है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा, भालू साहब किस बात पर पछताए, भालू ने क्यों कहा, ओह इस आफत में फंस गया, बार बार दौड़ते हुए उसको खिलाते खिलाते थक गए, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा, जब उसको पैर लगा जोर से तब दहाड़ा, और शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी, जब उसको पैर मारा तो उछल के वो पेड़ की डाल पकड़ ली। यही सब है यहाँ पे, इसी सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है म्याऊं म्याऊं, इसको लिखा है धर्मपाल शास्त्री ने। दोस्तों ये एक कविता है। क्वेश्चन इसमें ये इस तरह भी पूछा जा रहा है कि ये कविता है कि कहानी है, क्या है, ये भी पूछा जा रहा है। सोई सोई एक रात में सोई सोई, बिल्ली के बारे में बताया जा रहा है। रोई एकाएक बिलक कर रोई, रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया चूटी, चूहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं, घड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में, सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना, कैसे भालू कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं, यानी कि इस चूहिया को डराने के लिए इसने म्याऊं म्याऊं बोला। दोस्तों यहीं पे कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वहाँ खुश नहीं थी। बहन ओ आई भैया, आई आ गई। शेर यहाँ पे कह रहे हैं, मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बिल्ली कह रही, बस अभी बिछाती हूँ। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दी। शेर, हूँ आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। हाँ, मज़ा आ गया, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया, लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है, ठीक कह रही है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी शेर बोला, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो, भैया घर में आग तो है ही नहीं, तो जाओ आदमियों की बस्ती में सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। तो बिल्ली भागी, झाड़ी और पत्थरों को लांघती हुई गांव में पहुंची। वहां देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ये बच्चे कह रहे हैं। कितनी मुलायम और रेशमी है बिल्ली। जिस काम को बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड करवाती रही, यानी इसके साथ खेलती रही। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला, बिल्ली कह रही है। बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। गर्जन, ये शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल गई कैसे।
बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन, और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। बच्चे कहने, देखो बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ, नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। यहाँ पे जो अभी हमने बात की, बिल्ली कैसे आई रहने मनुष्य के संग यानी आदमी के संग, ये है विजय एस सिंह की रचना है, जो कि एक कहानी ही है। यहाँ पे देखिए कुछ एक पार्ट है, उसके अंदर कुछ यहाँ पे सब लेसन दिया गया है। ये कुछ सीख आपको देने को मिल रही है। अब हम देखते हैं चौथा लेसन है, अधिक बलवान कौन है। ये रचना जो है योगेश जोशी की है, अधिक बलवान कौन है। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, तुझमें मुझमें तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है, इस आदमी का पेट कोट उतरवा दे, वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई और कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे गिर पड़ा और कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसके हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखिए मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। इतना ही है यहाँ पे। इस कहानी को हमने भी पढ़ा था पहले, कहीं पे देखने को मिली थी। आपको यहाँ पे इसके रचनाकार कौन है? योगेश जोशी। चलते हैं नेक्स्ट, दोस्त की मदद, के रामानुजन। आपको यहाँ पे कुछ खास याद रखना नहीं है, सिर्फ आपको एक बार देखते जाना है। यहाँ पे क्योंकि पिक्चर के माध्यम से दिया गया है तो कहानी आपको याद रहेगी। दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मान में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। कछुए की लोमड़ी से दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया और दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सर पर दौड़कर अपनी मान में पहुंच गई और कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया, यानी कछुए तक। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए के को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से ये देखती रही। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। उसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी में इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। ये कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या, कछुआ गायब हो गया। गया कछुआ पानी में जाने के बाद फिर कछुआ कौन ढूंढ पाएगा। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा, तेंदुए ने क्या मूर्खता की, ये आपको बताना है। तेंदुए की मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ, कछुआ बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, हम नेक्स्ट लेसन देखते हैं। नेक्स्ट लेसन है, बहुत हुआ।
और इसके अंदर यहाँ पे सब लेसन 2 हैं, उनको भी देखते हैं। बहुत हुआ हरीश निगम की है। देखते हैं क्या है इसमें। तो ये एक कविता है, देखते हैं क्या है। बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुबह, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। इतना ही है इसमें। यानी कि यहाँ पे बारिश की समस्या को लेकर में बात की जा रही है। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, यही सब इसमें लिखना है। कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। दोस्तों यहाँ पे एक काले मेघा पानी दे, जो कि छठे लेसन का यहाँ पे सब लेसन है, कौशल पांडे द्वारा रचित है, कविता ही है। काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, बरसों खूब झमाझम झमाझम झम, नाचे मोर क्षमा छम छम, खेतों से खलिहानों तक पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे काले मेघा पानी दे, कर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिल छमम छमक छैया, हमको नई कहानी दे सबको दाना पानी दे जिंदगानी दे काले मेघा पानी दे। वहीं पे दूसरा है सावन का गीत। इसको इसके रचनाकार हैं नवीन सागर। नवीन सागर। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार, उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न इसका पारावार, एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। इतना ही है यहाँ पे सावन का गीत। यहाँ पे कह रहा है कि सावन का झूला इतना बड़ा डालना, इसमें सारा संसार समा जाए, और उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उसी डाली पे आप झूला डालना है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार, एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। मतलब अगर एक बार एक पेंग मारे तो मंगल ग्रह के द्वार, दूसरा मारे तो अंतरिक्ष के पार, ऐसा यहाँ पे कल्पना ही की जा रही है। तो सावन गीत लिखा है नवीन सागर। काले मेघा पानी दे कौशल पांडे, बहुत हुआ हरीश निगम। जो 7वां लेसन है मेरी वाली किताब, होलकर बुक। इसको कैसे याद करेंगे, होलकर बुक से याद कर लीजिए। होलगर बुक, होलगर बुक इनका नाम है, मेरी वाली किताब। देखते हैं लेसन में तो मेरी किताब लिखा हुआ है। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ यहाँ पे ये लड़की है, इसका नाम मेरे ख्याल से वीरू है। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबें भरी खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़ देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा कि आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। मौसी ने कहा, हाँ, ये देखो, ये वाला खाना और ये वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी।
मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। वीरू ने किताब पढ़ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं और ये किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक भुट्टा लेती आना। वीरू ने, भुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताबें चाहिए तुम नाप कर ले ले लेना। ठीक है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। जितनी सी यहाँ पे है कहा। नेक्स्ट है तितली और कली, जो कि शोभा देवी मिश्र द्वारा रचित है। ये एक कविता है। तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। पहले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली। इतना सी है यहाँ पे कविता कली और तितली के बारे में। यहाँ पे ये कली है, ये छिटक कर खिली है खेल की बात को सुनकर, और तितली है जो इसे छूने के लिए हवा के साथ भागने लगी। नेक्स्ट है बुलबुल। यहाँ पे ब्लैंक है, इसके रचनाकार नहीं देखने को मिल रहा है। देखते हैं क्या है बुलबुल। ये है बुलबुल, क्योंकि यहाँ पे एक कहानी है। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है कि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यानी पूंछ को देखो, यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वो चिड़िया बुलबुल है। यानी यहाँ पे इस जगह की बात की जा रही है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है और बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है, वो हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती हैं। वो अपना घोंसला सूखी हुई घास के छोटे पौधे की पतली जड़ों से बुनती हैं। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। यहाँ पे अंडे के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है इसमें पहचानो कौन बुलबुल है। ये बुलबुल है। दोस्तों यहाँ पे कुछ पूछना दिया हुआ है, हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, तो ये क्या होगा? कोयल होगा। मैं हरा हूँ, मेरी चोंच हरी मिर्च खाता हूँ, मेरी चोंच है, तो ये होगा तोता। इससे सीटेड में क्वेश्चन पूछा गया था। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं, तो ये हो जाएगा हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीटेड में। घरों में आता हूँ, सारी चीजें कुतर जाता हूँ, ये हो जाएगा चूहा। जितना है इसमें
नेक्स्ट है मीठी सारंगी, और इसके हैं गणेश दत्त शर्मा। देखते हैं क्या है। ये है मीठी सारंगी। ये एक जो बूढ़े व्यक्ति हैं ये बजा रहे हैं, बाकी के लोग आनंद ले रहे हैं इस सारंग का। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वो सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसे सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की बातों सुन रहा था बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद से खर्राटे लेने लगे तो उसने चुपके से उठकर और सारंगी उठा ली और ऊपर खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद कोई स्वाद इसको नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों को बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, ये देखिए जेब से चाट रहा है, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे मीठी बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे कह रहा अच्छी तरह से हमने इसे चाटा था, खा मीठी नहीं थी। तुम सब लोग झूठे और बाबा जी की खुशामद कहते हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ। उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने बोला कि बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। बस इतना है इसमें, लेकिन ये बहुत हंसाई इसमें आई हमको, आंसू तो निकल आए। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी, इसका क्या मतलब है। सारंगी चखने पर मीठी थी। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। सारंगी के बाद मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। यहाँ पे सही बात ये हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है टेसू राजा बीच बजा निरंकार देव सेवक की है। मीठी सारंगी गणेश दत्त शर्मा की है। गणेश दत्त शर्मा। देखते हैं। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक भेड़ पर सॉरी एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लगते, गोपी के घर लगते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, 20,23,000 दाने थे इस अनार में। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। कितना है यहाँ पे। ये कविता है जिसमें अनगिनत जिनको हम गणना नहीं कर सकते उस पे आधारित है, उसी को तुलना की जा रही है यहाँ पे कि किसमें क्या है, कितने दाने हैं अनार में, तो पूछ रहा है कि कितने कंबल में खाने हैं, कितने कंबल में खाने हैं तो बता रही है, भेड़ बताएगी। फिर कह रहे पेड़, एक झुंड में भेड़ें कितनी, तो कह रहा एक पेड़ पर पत्ती जितनी है।
ये सब यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है बस के नीचे बाघ। देखते हैं क्या है। तो ये एक कहानी है, देखते हैं इसमें। इसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वो जंगल के पास वाली सड़क पर निकल गया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस पर दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा हुआ है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन वह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी, यानी ये शीशे की बात कर रहा है। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी, यानी यहाँ इसकी बात कर रहा है। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उससे भागना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देख छोटा बाघ कुछ घबराया। बस सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। देख पा रहे होंगे ये आ गया ड्राइवर की सीट पे। सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ऐसा क्यों? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो दुनिया कैसी दिखाई देती? आसपास के लोग क्या करते? इसी में जो सब लेसन है वो है तेंदुए की खबर। तो देखते हैं क्या है इसमें। तेंदुए की खबर छपी थी मुंबई 12 मार्च को। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। उसे इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालाक डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। सॉरी, यहाँ पे चालक लिखा हुआ है। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इस इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वो तेंदुआ का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर पर हट्टे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस ना हुआ। हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप पे बोरीवली पार्क ले जाया गया। आंख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। यहाँ पे बस इतना सा दिया गया है। और यहाँ पे एक और है, और वो क्या है? बाघ का बच्चा। देखते हैं। बाघ का बच्चा ये है, एक पोयम है। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूंछ के और मूछ के और मूछ के, बाल पूंछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा।
बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा, घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा, पेट पीठ पर भूरी काली, काली काली धारी, धारी धारी बड़ी निराली, चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। बाघ का बच्चा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके जो रचनाकार है वो प्रयाग शुक्ल हैं। इसके पहले भी एक के प्रयाग शुक्ल थे। यहाँ पे था सबसे पहला ऊंट चला, ऊंट चला के और बाघ के बच्चा के। अब हमारा नेक्स्ट है 13वां वाला से सूरज जल्दी आना जी, जो है रमेश तैलंग की। ये भी कविता है। एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, एक कटोरी भरकर गोरी, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है, ऐसे ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। यानी कोहरे में सूरज की आने की बात की जा रही है। कल की बारिश में भी भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं, छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। सूरज के आने की बात की जा रही है। यह है रमेश तैलंगी। अब हम देखते हैं नटखट चूहा। ये है नटखट चूहा, ये है एक कहानी। इसके रचनाकार यहाँ पे दिए नहीं हैं। देखते हैं नटखट चूहा क्या है। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकलने के बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में से एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा रहा था। नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ गई। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हाँ हाँ, हट यहाँ से, मैं चूहे को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात पर नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डरकर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी मुझे तुमसे कुछ काम है। "हाँ, क्या काम?" दर्जी ने गुस्से से बोला पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आया, वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी बनाकर तैयार करके दे दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। ये टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने कहा। हाँ, कूदता फांदा दुकान से बाहर निकल गया और सड़क पर शान से चल रहा था। और उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे।
अंदर जाकर वह इधर उधर उछल कूद करने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तो यहाँ क्या कर रहा है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपए वाले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को भी दिखा दो। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हो। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज, पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने कहा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से कहा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये तो मस्त है। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर गिर पड़े, एक के ऊपर। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो बहुत महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो उस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ, शान से और सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वो गद्दी से कूद कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। ये आ गए दोस्त। दम तो है चूहे में। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए पूछा जा सकता है कि दर्जी चूहे से किस बात से डरता था, और चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया। यहाँ पे एक आर्डर है, पहले क्या हुआ। चूहा राजा के दरबार में गया, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, चूहा सिंहासन पर बैठ गया, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तो आपको ऑर्डर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे कि चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा, ये आपको बताना है। कहानी तो मस्त थी। अब यह है नेक्स्ट, इक्की दुक्की, संध्या राव के द्वारा लिखी गई है। देखते हैं क्या है ये। देखते हैं ये क्या। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केसवारे और दूसरी का नाम था दोन केसवाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे घर में रहती थी। एक केसवाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे, और दोन केसवाली घमंडी थी, उसके 2 बाल थे, इसलिए सब उसे दो की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी, दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे।
दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा। वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी। इसके पत्ते सरसरा रहे थे। प्यास में ही पानी की धारा बह रही थी। सॉरी, पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में से एक और आवाज़ सुनाई, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। इसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। यहाँ पे गाय है। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, वह कहाँ जाए। तब उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई, चुपचाप झोपड़ी में आ गई और झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, ओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं, क्या, ऐसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। कि इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो पैसे सॉरी जैसे पंख ही लग गए। वह सरपट घर की तरफ दौड़कर दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्के ने सारी कहानी सुनाई। दुक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसे प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारे ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया पे सिर से हटाया तो उसकी तो चीख निकल गई। दुक्की के दो ही तो बाल थे और वो भी झड़ गए थे। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ ने कांटे चुभो दिए। मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी से रहने लगी। यहाँ पे इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए और हमें किसी दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, उसकी कमियों का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यही सब यहाँ पे सिखाया गया है। देखिए, इनके पास एक बाल थे, उसके बाद भी इसने जंगल में जो लोग गए थे उसकी मदद की, तो इसको जो है इसका फल मिला, अच्छा, इसके सारे बाल आ गए। दोस्तों, ये लास्ट चैप्टर था हमारा, इक्की दुक्की, हो गया कंप्लीट। आशा करते हैं आपको यहाँ पे मज़ा आया होगा बचपन की कहानियाँ सुन के, क्योंकि हम लोगों ने एनसीईआरटी तो पढ़ा नहीं था और इसी बहाने हमको पढ़ने को मिल रहा है और बहुत अजी अच्छा लग रहा है। रंग बिरंगी किताबें हैं, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और कहानियाँ भी अच्छी हैं कि मज़ा आ जा रहा है पढ़ के। सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे सारंगी वाले में आया है। आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।